क्या बांग्लादेश हमारे लिए फिर चुनौती बन सकता है? क्या बांग्लादेश में जो अभी सत्ता परिवर्तन हुआ है, क्या भारत के लिए खतरे की घंटी है? बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, तारिक साहब की वापसी में इसलिए कह रहा हूं, 20 सालों से अपने देश से बाहर थे तारिक साहब। रहमान तारिक बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री चुने गए। बीएनपी एक बड़ी पार्टी बनकर आई है बांग्लादेश में। मैंने शुरुआत में आपसे कहा कि बांग्लादेश भारत के लिए खतरे की घंटी है क्या? जानते हैं, थोड़ा सा अपना विचार आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं और आप भी मुझे बताएं, क्योंकि बांग्लादेश से हमारे अभी वर्तमान में देखा जाए तो काफी कड़वे संबंध रहे हैं। आपने देखेंगे कि हिंदुओं को मारा जाना, घर से बाहर निकाल के मारा जाना, उनको जलाना, महिलाओं को बेअदबी करना, बलात्कार जैसे छोटी छोटी बच्चों के साथ घिनौने कारनामे बांग्लादेश से हमें सुनने को आ रहे हैं। और भारत सरकार को विवश होना पड़ा, नरेंद्र मोदी सरकार को विवश होना पड़ा बांग्लादेश के बोल्ड को कहने के लिए, वहां की सरकार को कहने के लिए। और एक ऐसी पार्टी का वापिस आना जो कि भारत विरोधी है, एंटी इंडियन है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं अपना पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश के साथ। मिस्टर तारिक रहमान बीएनपी से वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। काफी मैच्योरिटी दिखा रहे हैं। अगर अभी हम कुछ समय की बात करी जाए तो काफी मैच्योरिटी देखने को आ रही है, मगर ये मैच्योरिटी कब तक? अगर बीएनपी के इतिहास में हम जाते हैं तो तारिक रहमान की माताजी, उन्होंने बांग्लादेश पर 3 बार अपनी सत्ता काबिज करी और भारत से संबंध हमेशा क्या रहे? खट्टे रहे। पाकिस्तान की ओर झुकाव रहा, इस्लाम की ओर झुकाव रहा। देखो, बांग्लादेश एक इस्लामिक कंट्री आप कह सकते हो, हालांकि उसके ऊपर कोई मोहर तो नहीं लगी हुई है कि बांग्लादेश एक इस्लामिक कंट्री है, मगर कहीं ना कहीं वहां से भी कट्टरवाद की क्या आती है? हमें बू आती है। कट्टरवाद की हमें वहां से बू आती है। जो अभी पीछे घटनाएं घटी, हमने अखबार के माध्यम से देखा, एक मुहिम चली ट्विटर पर, सेव बांग्लादेश, ऑन द आईज ऑफ बांग्लादेश। तो यह भारत के लिए बड़ी खतरे की घंटी हो सकता है। अभी आप देखेंगे विश्व कप से बांग्लादेश का बायकॉट करना, मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल टीम से बाहर करना, और विश्व कप से बांग्लादेश टीम ने क्या करा? अपना बाहर कर दिया कि अगर आप मुस्तफिजुर रहमान की एंट्री नहीं लेते हैं तो वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। सीधा सीधा बायकॉट करना, खुला बायकॉट करना भारत का। तो यह खतरे की घंटी हो सकती है भारत के लिए। और तारिक रहमान के साथ क्या है, हमें यह भी समझना होगा, चीन पूरा समर्थन करेगा, बीएनपी का चीन पूरा समर्थन करेगा, और नवाज शरीफ की सरकार पूर्ण समर्थन करेगी। यह हमें समझना होगा। इस विषय को थोड़ा गंभीरता से देखना होगा। हमारे डिप्लोमेट्स इस विषय को गंभीरता से देख रहे होंगे, किंतु हमें भी एक निगाह बना के रखनी पड़ेगी। जिस स्तर से तेजी से भारत में एक जनसंख्या विस्फोट हुआ है, हम चीन को पछाड़ के आगे आ गए हैं। मैं इसको ये नहीं कह रहा कि इसमें हमारे मुस्लिम भाई बहनों का एक बहुत बड़ा रोल है, कहीं ना कहीं हमारे हिंदू भाई बहन भी इसके ही इतने भागीदारी हैं, किंतु ये आकलन हम 2030 के आसपास कर रहे थे कि हम चीन को पीछा छोड़ेंगे। ये कारनामा हमने 2024 के आसपास करके दिखाया। रोहिंग्या मुस्लिम्स को भारत सरकार ने बाहर करा, आज भी चल रहा है। आदित्य योगीनाथ जी ने उनके सेंटर्स बनवाए हैं कि हम उनको बांग्लादेश छोड़कर आएंगे। कैसे घुस रहे हैं? क्या इसके पीछे कोई कारण हो सकता है? क्या इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश है? एक ऐसा व्यक्ति जो कि 20 साल से बांग्लादेश से बाहर रहा है, 20 साल से बांग्लादेश से बाहर रहा है, और उसके बाद वो सत्ता पे काबिज हुआ है, क्या हम उसे भारत का मित्र कह सकते हैं?
ये हमारे लिए बड़ा गंभीर विषय है, हमारे लिए बड़ा सोचने वाला विषय है। अगर मैं बात करता हूं तारिक रहमान की माता जी, तारिक रहमान की माता जी की बात करी जाए तो बड़ी फेमस पर्सनैलिटी हैं। अभी इनका देहांत हुआ है, बेगम खालिदा जिया, अभी इनका देहांत हुआ है। ये तारिक रहमान की माता जी है, आयरन लेडी के नाम से मशहूर है बांग्लादेश में। 3 बार 4 बार, ये 3 या 4 बार सत्ता में काबिज रही, सत्ता में काबिज रही खालिदा जिया, और एंटी इंडिया और एंटी हिंदुइज्म इस तरह के मूवमेंट चलाती रही। जमाते इस्लाम, तालिबान को सपोर्ट करना, भारत में कश्मीर मुद्दे को आग देना, यह खालिदा जिया जी का राजनीति का, इंटरनेशनल राजनीति का एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा रहा। और उनके ही लड़के हैं रहमान तारिक जी, जो कि वर्तमान में प्रधानमंत्री के पद पर काबिज हुए हैं। तो कहीं ना कहीं भारत के लिए यह एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। एक इमेज आपके सामने और मैं दिखाना चाहूंगा, आप इन्हें पहचान पा रहे होंगे, मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। कहा जाता है कि बांग्लादेश की जब तख्ता पलट हुआ तो अमेरिका ने उनको अपना एक ये तोता बनाकर भेजा, मोहम्मद यूनुस को। और मोहम्मद यूनुस के समय में ही आप देखेंगे कि घरों से निकालकर बांग्लादेशी हिंदुओं को मारा गया। उस समय मोहम्मद यूनुस की सरकार थी। भारत के जो रिश्ते खराब हुए मोहम्मद यूनुस के समय में खराब हुए। वर्ल्ड कप बायकॉट जो हुआ मोहम्मद यूनुस की सरकार में हुआ। हमारे एस्कॉन टेंपल को बांग्लादेश में शत विशत कर दिया गया, तोड़ दिया गया। महंत जी को गिरफ्तार करा गया, आग लगा दी गई, बच्चों के साथ बलात्कार हुए। ये मोहम्मद यूनुस की सरकार में, जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता है, नोबेल पुरस्कार विजेता है। तो आप मानसिकता देख सकते हैं, आप कट्टरवाद की मानसिकता देख सकते हैं। क्या बीएनपी सरकार भारत की हितैषी है? भारत चारों तरफ से घिरा हुआ है, अब चारों तरफ से घिरा हुआ है। चीन से घिरा हुआ है शी जिनपिंग, आपका बांग्लादेश से घिरा हुआ है तारिक, और पाकिस्तान तो आपको पता ही है, नवाज शरीफ हम पर हमले करते ही रहते हैं कठोरात्मक शब्दों के साथ। तो मोहम्मद यूनुस साहब जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता है, और मुझे बड़ी आत्मगिलानी होती है जब मैं इन्हें नोबेल पुरस्कार विजेता के रूप में देखता हूं कि कितनी कट्टर मानसिकता के साथ ये अपने देश में कार्य कर रहे हैं। बेगम खालिदा जिया आयरन लेडी के नाम से मशहूर, और बहुत बड़ा राजनीतिक इतिहास रहा है तारिक साहब का। बहुत बड़े राजनीतिक परिवार से आते हैं हमारे तारिक रहमान साहब, जिनकी माताजी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही हूं, 3 मर्तबा प्रधानमंत्री रही हूं। इनके पिताजी राष्ट्रपति रहे हैं, मुक्ति संग्राम के अध्यक्ष रहे। जियाउर रहमान साहब मुक्ति संग्राम के अध्यक्ष रहे, एंटी हिंदुइज्म के रिगार्डिंग काम करा, एंटी इंडिया के रिगार्डिंग इन्होंने कार्य करा, जियाउर रहमान। अब हम ऐसी कैसे कल्पना कर सकते हैं इनके बच्चे से, इनके लड़के से, कि वो भारत के लिए कुछ सकारात्मक कदम उठाएंगे? अभी विषय और भी है, जो गंभीर विषय है, जो 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार को इससे दो चार होना पड़ेगा। देखो, आने वाले 4 से 5 वर्ष बहुत भयानक होने वाले हैं, और यह कोई बड़ी बात नहीं कि भारत भी युद्ध में पहल करनी पड़ जाए। अभी हम युद्ध यूक्रेन का देख रहे हैं, अभी युद्ध हम फिलिस्तीन का देख रहे हैं, अभी हम युद्ध गाजा का देख रहे हैं, अभी युद्ध हम अमेरिका और इराक का देख रहे हैं, अजरबैजान का देखते आ रहे हैं। मिडिल ईस्ट तो ध्वस्त है, किंतु जो मानक बन रहे हैं, इस पर विचार करने वाली बात है। जो मानक बन रहे हैं भारत के साथ, जो मानक बन रहे हैं कि पाकिस्तान और चीन और बांग्लादेश, हालांकि बांग्लादेश हमारी ताकत के सामने कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, किंतु भूले नहीं, अभी वर्तमान में जो युद्ध चल रहा है, अमेरिका महाशक्ति है, अमेरिका महाशक्ति है, मगर दमन नहीं कर पा रहा। तो ये पैटर्न सा बन रहा है। आप जरा कुछ वर्षों का पैटर्न देखेंगे,
अजरबैजान, इराक, ईरान, ये फिलिस्तीन कहीं ना कहीं मुस्लिम देशों में एक विचलन का कारण है। ये आग हमारे तक ना जाए। अभी आप देखेंगे कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संसद भवन के अंदर जनता के लिए एक संदेश भी दे दिया और इससे ये अटकलें भी चालू हो गई, क्या दोबारा से लॉकडाउन आ रहा है क्या। हालांकि उन्होंने कोई पर्दा उसके ऊपर नहीं हटाया है कि लॉकडाउन आ सकता, मगर उन्होंने कह दिया वैश्विक चुनौती के लिए तैयार रहे भारत। और वैश्विक चुनौती कैसी चुनौती? ये जो युद्ध की चुनौती है। हम दिखा नहीं रहे डर, मगर डर पैदा हो चुका है। नरेंद्र मोदी की सरकार में डर पैदा हो चुका है। गैस जैसी समस्या धीरे 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 प्रबल होती जा रही है और इसी वैश्विक चुनौती की बात करी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कि अब हम घिरते जा रहे हैं, किंतु इसका क्या हल निकलेगा यह हम अपनी सरकार के डिप्लोमेट्स पे छोड़ते हैं। जिर रहमान साहब जो कि तारिक जी के पिताजी हैं और एंटी हिंदुइज्म और एंटी इंडियंस, इनके बयान यूट्यूब पे भरे पड़े हैं। जमाते इस्लाम को फंडिंग करने वाले जो आपके जियर रहमान साहब। हालांकि इस बार बांग्लादेश में एक नई घटना जरूर हुई है। आप कह दें कि ये प्लान्ड था या इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म करने के लिए था। बीएनपी पार्टी से 2 हिंदू एमपी जीत कर आए हैं बांग्लादेश से, जहां पर हिंदू विरोधी एक माहौल बन चुका था, वहां से 2 व्यक्ति हिंदू एमपी बनकर आए। ये एक बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। उनकी तस्वीर के साथ, इमेज के साथ मैं आपके सामने आता हूं, उनके छायाचित्र के साथ, जिसमें से एक बांग्लादेश के हिंदू एमपी हैं गायेश्वर चंद्र राय, हिंदू एमपी। पहली बार बांग्लादेश के इतिहास में पहली बार कोई हिंदू एमपी चुनकर आया है, जिसमें से आपके गायेश्वर चंद्र राय। ये शायद आप कह सकते हैं कि एक भारत का दबाव, ये इंटरनेशनल दबाव की वजह से कुछ इस तरह से प्लानिंग करी गई कि हिंदू एमपीज को जिताया गया। ये पॉसिबिलिटीज पूरी हो सकती है। दूसरे हमारे चौधरी साहब, मिस्टर नितेई राय चौधरी, नितेई राय चौधरी जी दूसरे हिंदू एमपी जो चुनकर आए हैं। किस सीट से चुनकर आए हैं, क्या है, उसके ऊपर चर्चा हम जारी रखेंगे, ये बात का विषय है। अब ये मास्टर मूव है या नहीं है, ये मुझे काफी परेशान करने वाला विषय हमारे लिए हो सकता है। ये कुछ इमेजेस, ये कुछ तस्वीरें, ये आप कह सकते हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है। ये तो समय के आने के बाद पता लगेगा क्या ये मास्टर स्ट्रोक है, या हमने क्यों लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी को तारिक रहमान जी के शपथ समारोह में भेजा। क्या आवश्यकता थी? क्या ओम बिरला जी को, लोकसभा स्पीकर को, तारिक रहमान जी के शपथ में भेजने की आवश्यकता थी क्या, जब वो एंटी इंडियंस और एंटी हिंदुइज्म के बयान खुलकर दे रहा है और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे दे रहा है? क्या हमें विरोध करना चाहिए था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फोन पर कह दिया कि शुभकामनाएं दे दी। देखो ये पॉसिबिलिटीज भी हो सकती है, क्योंकि हमें इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है उसमें कोई भी दुश्मन नहीं है, कोई भी आपका मित्र नहीं है, और हमें रन करना है एक्सपोर्ट इंपोर्ट। हम दोनों ही व्यापार का समझौता हम अपने पड़ोसी मुल्क करते हैं, और काफी लंबे समय तक हमारे संबंध भी अच्छे थे शेख हसीना के समय में। मैं बार बार इस बात को क्यों कह रहा हूं कि तारिक रहमान जी के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं होंगे, उसका सबसे बड़ा कारण मैं आपको बताता हूं। सबसे बड़ा कारण इसका हो सकता है तिस्ता नदी समझौता। तिस्ता नदी समझौता, तिस्ता नदी समझौता, इसका एक सबसे बड़ा कारण हो सकता है हमारा कि हमारे संबंध, इस पे भारत की लड़ाई है। तिस्ता पे लड़ाई है, नदी पर लड़ाई है, और उस बात को तारिक साहब ने
अपने पार्लियामेंट में कह भी दिया, भारत से दोस्ती का हाथ बहुत जरूरी है। पता बांग्लादेश को भी है कि भारत के मुकाबले हम कुछ भी नहीं है, मगर शर्तों के हिसाब से उन्होंने काम करने के लिए कह दिया। हम भारत से अपना संबंध अच्छा चाहते हैं, मगर तिस्ता समझौता के बाद। क्या तिस्ता समझौता में भारत को बांग्लादेश की बात मानते हुए काम करना होगा? तिस्ता समझौता क्या है, इसके विषय में मैं एक पूरी वीडियो लेकर आऊंगा मैप के साथ, कि ये चाइना से, चीन से और बांग्लादेश और भारत का एक कॉर्नर बन रहा है। उस तिस्ता नदी समझौते की मैं बात कर रहा हूं। और जब चाइना इंटरेस्टेड है यहां पर एक पुल बनाने के लिए, चीन इंटरेस्टेड है। और अगर चीन इंटरेस्टेड है तो 100% बांग्लादेश को ऑफर देगा, और इस तरह के भारत खिलाफी चीज के लिए बांग्लादेश को फंडिंग जरूर करेगा। आप देख लेना आने वाले समय में। तिस्ता नदी समझौते के अलावा सबसे बड़ी मांग किस चीज की उठ सकती है? हम, क्या लगता है आपको किस चीज की उठ सकती है? ध्यान करें, आप इस विषय को थोड़ा सा, जब आप इस विषय पे थोड़ा सा ध्यान करें, जब बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, जरा उस तस्वीरों को आप YouTube पे जाके देख लें। कहा जाता है इसके पीछे अमेरिका का हाथ है, और यूसुफ साहब को, मोहम्मद यूसुफ साहब को भी रखना वहां पर, उस पद पर बैठाना, उसमें भी अमेरिका का हाथ था, और कोई डाउट नहीं इसमें अमेरिका का हाथ हो। शेख हसीना इस समय भारत में है, और बांग्लादेश से भागकर जब उनका प्लेन उड़ा तो सबसे पहला कॉल शेख हसीना का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास गया कि मैं बांग्लादेश से निकल गई हूं, ये जिहादी मुझे मार देंगे, आप मेरी मदद करो। और अभी तक वर्तमान में शेख हसीना भारत में है, और शेख हसीना की सरकार थी जिसने तारिक रहमान को 20 साल की सजा दी थी। क्या तारिक रहमान छोड़ देंगे? क्या जब हमारे बीच में समझौता होगा क्या यह मांग नहीं उठेगी? तिस्ता विषय अलग है, चलो तिस्ता पे तो 1992 में भी नियम बन गया था, ठीक है, हालांकि बहुत गंभीर विषय भी है तिस्ता। क्या तारिक रहमान की सरकार, बीएनपी की सरकार, एंटी इंडियन सरकार, क्या शेख हसीना की मांग नहीं करेगी? क्या वो ये नहीं कहेगी कि अगर भारत को बांग्लादेश से संबंध अच्छे रखने हैं तो शेख हसीना को बांग्लादेश भेजा जाए, उसको जेल करवाई जाए, जो भी उनके नियम कायदे कानून के हिसाब से उस कार्य को करेंगे? ये भारत के लिए बहुत गंभीर चुनौती है, हमारे पड़ोसी मुल्क में बीएनपी की सरकार बनना, तारिक रहमान की सरकार बनना। और इस समय जो पूरी दुनिया में उथल पुथल हुआ है, उस बीच में बहुत जल्दी तारिक रहमान हो सकते हैं चाइना के इन्फ्लुएंस से, पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस से भारत को घेरने की कोशिश करें। अब भारत इसको डिप्लोमेट, भारत देखो हम डिप्लोमेट के मामले में इस समय नंबर 1 है। आप देख रहे होंगे हॉर्म्यूज के रास्ते से हमारा शिप आ गया। अब कैसे आया, क्या हुआ, प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या रणनीति चली, हमारी डिप्लोमेट्स ने क्या इस तरह से चीज हुआ, वो विषय अलग है, उस पर बाद में चर्चा करेंगे। मगर बांग्लादेश हमारे लिए एक चुनौती बनकर खड़ा है। अगर वो हम पर सीधा हमला नहीं करेगा, पीछे से हमला निरंतर करता आ रहा है और करता रहेगा, चाहे वो रोहिंग्या मुस्लिम्स हो या टेरर हो, टेररिज्म हो, या भारत के मुसलमानों को इस्लाम के नाम पर बहलाना फुसलाना हो, वो जरूर करेगा और अपनी शर्तों के साथ करने का वो प्रयास करेगा, क्योंकि सरकार अब बीएनपी की आ गई है और बीएनपी की सरकार भारत के लिए बहुत चुनौती लेकर आने वाली है। तो आज के लिए यही था, मेरे मन मस्तिष्क में आया कि मैं एक आपके सामने कंटेंट लेकर आता हूं। अगले वीडियो में तिस्ता समझौते पर लेकर आऊंगा। तिस्ता समझौता इस समय गर्म भी इसलिए है क्योंकि बंगाल का चुनाव है और वेस्ट बंगाल से बांग्लादेश लग रहा है, वहां नई सरकार बनी है। ममता बनर्जी राजनीति के चक्कर में क्या कर सकती हैं, इसके विषय में हम चर्चा किसी और वीडियो में करेंगे। भारत इस समय 5 अहम राज्यों के चुनाव से गुजर रहा है, जिसमें बंगाल एक महत्वपूर्ण चुनाव है और सबसे बड़ा चुनाव है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए
बीजेपी पार्टी के लिए बंगाल में अपना झंडा फहराना बहुत ही चुनौती का काम है। ममता दीदी को हटाना बड़ा मुश्किल का काम है। ये बाद में विषय करेंगे। आज हम सिर्फ आपके सामने रहमान साहब के विषय में बताना चाह रहा था मैं कि बांग्लादेश हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण। अगली वीडियो तीस्ता समझौते पे मैं आपके पास लेकर आने वाला हूं। तीस्ता समझौते को हम समझेंगे। धन्यवाद। चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेटा बेल आइकन्स दबा के रखें। हमारी एकेडमिक वीडियो के साथ साथ कुछ इस तरीके से ज्ञानवर्धन वीडियो भी टाइम टू टाइम आती रहेगी। थैंक यू।